हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार की बात है कि एक जादूगर जादूगर क्या समझिए, एक मतलब विश्वासी आदमी, अपने आप पर विश्वास करने वाला। एक सड़क के दोनों ओर 2 मंजिला बिल्डिंग थी और दोनों बिल्डिंग को जोड़ने वाली एक रस्सी लगी हुई थी और उस रस्सी पर वह पैदल चल रहा था। सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी, सब लोग उसको देख रहे थे। क्लियर? सब को दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। कभी कभी वो चलते चलते ना, जैसे उसका संतुलन बिगड़ने लगता तो सबका दिल थाम जाता कि भाई गिर जाएगा। ऐसे मतलब चल रहा था वो, लेकिन यहाँ पर नीचे जो लोग देख रहे थे उसको लगता था कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन वह किसी तरह से धीरे धीरे उछलता इस छत से उस छत को पार कर जाता। सब लोग तालियां बजाते। अब क्या होता है सुनना। अब वो अपने बेटे को कंधे पर बिठा लेता है। उसका एक बेटा था 4-5 साल का, उसको अपने कंधे पर बिठा लेता है और फिर वह रस्सी पर चलना शुरू कर देता है और उस पार से फिर वापस इस पार आने लगता है। ऐसे करके वह आने लगता है तो सब दर्शक जो थे उन सब का दिल थम जाता है। अब ऐसे थमते थमते धीरे 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 वह वापस चला जाता है। जब नीचे उतरता है सब लोग उसकी तालियों से स्वागत करता है। तब वो पूछता है भीड़ से, क्या बताइए आप लोग कि आप लोगों को क्या विश्वास है कि मैं फिर से ऐसा कर सकता हूँ? तो सब लोगों ने कहा हाँ कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बच्चों को कंधे पर बिठा करके चल सकता हूँ, जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। कहा हाँ एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, सब तो कह दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा तो ठीक है, आप में से कोई अपना बच्चा मुझे दीजिए और मैं आपके बच्चे को लेकर के तब पार करना चाहता हूँ। सारी सभा सन्न हो गई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसको कह सके कि ले जाइए। फिर से उसने डबल रिपीट किया कि जब आप लोगों को हम पर विश्वास है कि मैं इस रस्सी को पार कर सकता हूँ, बच्चे को लेकर के पार कर सकता हूँ, तो फिर आप अपना बच्चा दीजिए मुझे, मैं पार कर जाता हूँ लेकर के। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। सारे सब लोग संत थे। आपने क्या सीखा? देखिए, दूसरे पर भरोसा करना बिल्कुल आसान होता है कि वो कर सकता है, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। जब हम ये समझ लें कि जब वो परीक्षा में सफल हो गया है, हम भी अगर करेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे, तो आसान हो जाता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, तो खुद आगे चले जाइए। चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12 हिस्ट्री लेसन 11 विद्रोह और राज। इसका पहला शीर्षक पार्ट 1 हमने दिया था, जिसमें लिखा हुआ था विद्रोह के कारण, यानी 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुए, जो अंग्रेजी सरकार उसे कहती सैनिक विद्रोह, और हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला जन विद्रोह था। ये इसके क्या कारण थे, इसका हमने स्कूल से चर्चा किया। फिर भी थोड़ा सा परिचय कर लें कि इसका मेन कारण था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया तो उसने राज्य विस्तार की एक नीति अपनाई और उसने सहायक संधि बहुत सारे देसी राजाओं को स्वीकार करवाया। उसके तहत उसको फायदा क्या होता था कि अब ब्रिटिश सेना रखने के लिए उसे अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होती थी। जो देसी राजा होते थे ना, वही ब्रिटिश सैनिक को रखता था। और देसी राजा अंग्रेज के खिलाफ कोई गतिविधि ना करे, अंग्रेज के खिलाफ कोई गतिविधि ना करे, तो देसी राजा के राज्य के भीतर एक अंग्रेज रेजिमेंट भी रहता था जो उसकी गतिविधि पर ध्यान रखता था। यानी कि अंग्रेज उस राज्य से बिल्कुल सहमत हो जाता था, सुरक्षित हो जाता था कि हमारी तरफ से कोई इसको कोई शिकायत नहीं है या हम के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन करके आया तो उसने सबसे पहले क्या नीति अपनाई? हड़प नीति। उस समय बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनमें कानपुर, सतारा, नागपुर, तंजौर, इसके अलावे झांसी, बहुत सारे अवध, ऐसे राजा जिनके पास अपना कोई पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र लेने की प्रथा को उसने समाप्त कर दिया और उसको कंपनी राज्य में मिला दिया, जिसके कारण वहाँ के जितने भी राजा थे अंग्रेजों से विरुद्ध परिणाम हुई क्रांति। ये क्रांति हमने कल देखा और क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह के अंतिम योगदान तक हमने देखा था कि उनका क्या योगदान है। आज पढ़ेंगे क्रांति में झांसी की रानी का क्या योगदान, यानी क्रांति जो हुई तो झांसी की रानी का क्या योगदान, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, झांसी की रानी का नाम याद रखेंगे। क्या नाम था उनका?
झांसी की रानी जो थी वह झांसी की रानी थी, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कानपुर में नाना साहब के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? नाना साहब के यहाँ। इनके पिता थे मोरोपंत तांबे। इनका क्या नाम था? इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे, जो नाना साहब के पिता के यहाँ एक मतलब अधिकारी के रूप में काम करते थे, और वहीं इनका जन्म हुआ। उधर उनका जन्म हुआ नाना साहब का, और झांसी की रानी का इधर जन्म हुआ। ठीक है। इनका बचपन का नाम था मनु। बचपन का नाम क्या था? मनु था। अब ये थोड़ी सी बड़ी हुई, जैसे ही 13-14 वर्ष की हुई थी, तो झांसी के राजा जो थे दामोदर राव, क्या नाम था उनका? दामोदर राव, वो जब देखते हैं तो झांसी की रानी उन्हें पसंद आ जाती है, और उन्हें यानी मनु मनु पसंद हो जाती है, तो वह शादी करके झांसी ले आते हैं। अब ये वहां पर तो एक दास की बेटी थी, लेकिन यहाँ हो जाती है रानी, झांसी की रानी। चलते हैं, इनकी भूमिका 1851 में बेटे दामोदर राव की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, इनके पति का नाम था शायद गंगाधर राव, ठीक है ना, राजा बहुत दुखी हुए, और 3 महीने बाद गंगा राव की मृत्यु भी हो गई। यानी कि इनके पति थे गंगाधर राव, इनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कहने का अर्थ है कि वो शादी होकर आए, उनके बाद उन्हें एक बेटा हुआ। बेटा जब हुआ तो राज्य में काफी खुशियां हुई कि चलो राजा, अब एक उत्तराधिकारी मिल गया, अब हमें कंपनी राज में मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या होता है कि 3 महीना का ही जब बेटा था 1851 में, तो उनके बेटे दामोदर राव की मृत्यु हो जाती है, और 3 महीने के बाद फिर उसका पति का भी देहांत हो जाता है। यानी बेटा के मरने के बाद उनका पति का भी देहांत हो जाता है। ये 1851 की घटना है। डलहौजी ठीक 2 साल बाद, यानी कि 1853 में उन्होंने क्या किया, अपने एक अधिकारी जिनका नाम था ह्यूरोज, उसे कहाँ भेज दिया? झांसी भेज दिया, कि झांसी जाइए और उसको मिला करके कंपनी राज्य में मिला लीजिए, क्योंकि अब वहां कोई राजा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राजा के बाद अब कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, तो कंपनी के नियम के अनुसार उसको किस में मिला लिया जाएगा? कंपनी राज्य में मिला लिया जाएगा। अब जब वहां गए तो झांसी की रानी को 20 लाख वार्षिक पेंशन दे करके उसे कहां भेज दिया जाना था? नेपाल। उनको झांसी की रानी को कहा कि हम आपको पेंशन देते हैं वार्षिक, और जिसको आप कह सकते हैं वो विधवा पेंशन कहिए, वृद्धा पेंशन कहिए। जैसे कानपुर के राजा जो थे नाना साहब, उनको पेंशन दे करके उसके राज्य को हड़प लिया गया था। इसी तरह से झांसी के रानी को भी कहा गया कि हम पेंशन देते हैं आप, और पेंशन दे करके आपको नेपाल भेज देते हैं, हम झांसी को कहाँ मिला लेते हैं? कंपनी में। लेकिन झांसी की रानी इससे तैयार नहीं हुई, इस बात से तैयार नहीं हुई, तो अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दिया। दोनों के बीच में काफी युद्ध हुई, और इन युद्धों के बाद झांसी की रानी के इस युद्ध के बाद झांसी को लगा, यानी रानी को लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो अपने ही बेटे जो छोटा था, जिसका नाम था दामोदर राव ही था, सॉरी हाँ दामोदर राव ही था, उसको क्या किए? अपने पीठ पर बांध करके और शहर से भाग गए। भाग करके कहां पहुंचते हैं? तो कालपी। कहां पहुंचते हैं? कालपी। उस समय कालपी में कौन थे? तो तात्या टोपे थे, ठीक है। वहां झांसी की जो लड़ाई चल रही थी, जब वो देखी कि अब हमसे बस में नहीं है, ये लड़ना संभव नहीं है, अब हमारी जान खतरे में है, तो वह क्या की? वहां से भाग निकली। अब भाग करके कहां पहुंच गई? कालपी गई, तात्या टोपे के पास। तात्या टोपे की मदद से वहां पर कुछ दिन लड़ी, लेकिन जब देखी वहां पर भी अब मुश्किल है बचना, तो वो ग्वालियर चली गई। कहां चली गई? ग्वालियर। ग्वालियर जा ही रही थी, रास्ते में फिर अंग्रेजों से उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु कालपी के ही बाद, समझिए ना, कालपी या ग्वालियर के बीच में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आपने क्या समझा? झांसी की रानी ने अंग्रेजों से बड़ी मुकाबला की थी, कई अंग्रेज अधिकारी को हराई भी थी, लेकिन अंततः क्या हो गया? उनकी क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे हैं। अगला हमारा पार्ट है कि दिल्ली विद्रोह का केंद्र क्यों बना। सुनिएगा, कहानी क्या होता है। ऐसे तो जब मुगल साम्राज्य था तो लोग मुगलों से क्रुद्ध थे, क्योंकि जो मुगल थे वो मुसलमान थे, भारत हिंदुओं का राज्य था, और बहुत सारे उस समय मुगलों के जो राजा हुए वो हिंदू को अच्छा नहीं मानते थे, और उनके साथ भेदभाव, अन्य प्रकार के अत्याचार करते थे, जिनमें औरंगजेब का नाम सबसे ऊंचा है। औरंगजेब जब शासन करता था, हिंदू को छोटी छोटी गलतियों पर ना हाथी से कुचलवा देता था, ऐसा वो सजा देता था, सीधे कत्ल करवाता था, फांसी भी नहीं, सीधा कत्ल कर दो, ऐसी सजा होती थी मुगलों के शासनकाल में। तो लोग मुगल से क्रुद्ध थे,
लेकिन जब अंग्रेज भारत में आया और 1757 से 1857 100 वर्ष तक जब शासन किया अंग्रेज भारत पर, तब भारतीयों को लगा कि यार इससे बढ़िया, अंग्रेजवा से बढ़िया कौन था? तो मुगल ही था। उसने सोचा कि इससे बढ़िया कौन था? मुगल था। इसीलिए क्यों नहीं मुगलों का ही साथ दिया जाए। ठीक है, तो जितने विद्रोही लोग थे, विद्रोही लोग वो सब दिल्ली पहुंचे, जिनमें आप समझिए नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी, लखनऊ में जो विद्रोही नेता थी उसका नेतृत्व कौन कर रही थी? तब बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहब, कालपी में तात्या टोपे, झांसी में झांसी की रानी, और दिल्ली से कौन कर रहे थे? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय कहिए। ठीक है, और बिहार में कौन? तबाऊ वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो इस तरह से नेतृत्व कर रहे थे। ये जितने विद्रोही लोग थे सब कहां पहुंचे? दिल्ली। दे रहे हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद, दिल्ली पहुंचने के बाद सब लोग जितने विद्रोही नेता थे किसको मान लिया अपना नेता? बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता मान लिया। और उसको नेता मानने के बाद वहां से विजय अभियान शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। वहां पर बहुत सारे अंग्रेजों की फांसी की सजा हुई, माने वहां पर बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया गया। पूरा दिल्ली स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज मुक्त हो गया, और सभी लोग बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। यानी दिल्ली उस समय क्या बन गया था? विद्रोह का केंद्र बन गया था, यानी मेन केंद्र था वहां, और वहीं से नियंत्रण होता। बहादुर शाह जफर जो कहता था विद्रोही को वही मानता था सब लोग। ठीक है, तो इसीलिए वह दिल्ली केंद्र बना था। एक मिनट बैठिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बहादुर शाह द्वितीय को क्या माना गया? वहां के नेता मान लिया गया दिल्ली का, माने पूरे क्रांति का, और वो जो कहते थे वही। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले तो इंग्लैंड से बहुत सारी सेना का मंगवा लेता है, और जो उसके पंजाब में कुछ सेना थे, मद्रास में दक्षिण भारत में कुछ सेना थे, उसको वो वापस मंगवा लेता है। क्योंकि उत्तर भारत में खास करके जो कलकत्ता यानी बंगाल से लेकर के दिल्ली तक क्रांति फैल गई थी, तो इसको शांत करने के लिए दक्षिण भारत, पंजाब और इंग्लैंड से बहुत सारी सेना अंग्रेज मंगवा लिया, और मंगवा करके विद्रोह को शांत करने के लिए अभियान शुरू कर दिया। सबसे पहले वह नेता को ही पकड़ लिया, यानी बहादुर शाह द्वितीय को पकड़कर और रंगून जेल भेज दिया, जो कहां पड़ता था? म्यांमार यानी बर्मा देश में। ए लड़का, ए बाहर निकलो। बहादुर शाह द्वितीय को कहां भेज दिया? रंगून जेल भेज दिया। देखिए, इतना ही नहीं, बहादुर शाह जफर के 4 बेटे थे। ऐसे तो कई बेटे थे, कई पत्नियां थी, लेकिन जो मूल 4 बेटे थे, उन 4 बेटों में 2 को ना अंग्रेज गोली मरवा दिया। ठीक है, और एक उसके दामाद को भी गोली मरवा दिया। यानी कहनी कि विद्रोह को शांत करने के लिए उसने तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया। क्लियर? चलिए, तो अब दिल्ली पर फिर से वापस कौन अधिकार कर लिया? अंग्रेज। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने देखा बिहार के जो हमारे नेता थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनकी भूमिका। फिर हमने देखा झांसी की रानी की भूमिका। फिर हमने देखा दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय की भूमिका। अब चलते हैं, कानपुर के नवाब कौन थे? नाना साहब। इनकी क्या भूमिका रही क्रांति में, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी कोई ज्यादा खास भूमिका नहीं थी। देखिए, नाना साहब जो थे वो सहायक संधि पहले स्वीकार कर लिए थे। जैसे हमारे झांसी के राजा जो थे गंगाधर राव, वो भी क्या स्वीकार कर लिए थे? सहायक संधि स्वीकार किए हुए थे। तो उसको भी कंपनी राज्य में मिलना ही था। नाना साहब भी सहायक संधि स्वीकार कर लिए थे, तो इनको कंपनी राज्य में मिलना था। लेकिन क्या हुआ कि नाना साहब को यह कहा गया था कि हम पेंशन देंगे आपको, वो पेंशन अंग्रेज देना बंद कर दिया था। नाना साहब उससे क्रुद्ध थे अंग्रेज से कि भाई तुम हमको कंपनी राज्य में मिलाने के नाम पर हमको क्या कहा था कि पेंशन देंगे, और पेंशन भी देना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। इसलिए राजा यानी नाना साहब जो थे वो अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए थे। नाना साहब अंग्रेज के वार्षिक पेंशन रोक दिया था, जिससे वह अंग्रेजों के प्रति उनके मन में आक्रोश की भावना बन गई थी और वह क्रांति में आगे बढ़े। नाना साहब पेशवा बाजीराव के पुत्र थे, यानी उनके पिता का क्या नाम था? पेशवा बाजीराव के, और कानपुर के शासक भी थे।
कानपुर में अंग्रेज आई और उन्हें अपनी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भगा दिया। जब कानपुर में अंग्रेज आया अधिकार करने के लिए, तो नाना साहब अपनी सेना की सहायता से उसको क्या कर दिया, भगा दिया। लेकिन वहां से भगा करके वो चले गए दिल्ली। अभी हमने क्या बताया कि जितने क्रांतिकारी थे वो कहां पहुंच गए थे, दिल्ली। नाना साहब भी चले गए दिल्ली और इसको पकड़ लिया गया था। किनको, बहादुर शाह द्वितीय को। और उसको कहां भेज दिया गया था, रंगून जेल। फिर दिल्ली का सूबेदार कौन बने, तो नाना साहब को ही दिल्ली का क्या सूबेदार बनाया गया। ठीक है, अब चलते हैं तात्या टोपे की भूमिका देख लेते हैं कि तात्या टोपे ने क्या किया था। देखिए, तात्या टोपे कोई राजा नहीं था, इन नाना साहब का ही एक वफादार नौकर था। नाना साहब जो थे कानपुर के, उनका ही एक वफादार नौकर था जो उस समय कालपी के युद्ध को देख रहा था। ठीक है, माने उनका ही एक मंत्री समझिए। ठीक है, एक सेना की टुकड़ी उनके पास थी और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, तात्या टोपे। लेकिन ये युद्ध में बहुत भूमिका निभाई, इसलिए इनका नाम ज्यादा आता है। इनके पास एक सेना थी जिनका नाम था गोरिल्ला सेना, जो बहुत ही छुप छुप के वार करती थी। ठीक है, तो छुप छुप के वार करने के कारण गोरिल्ला सेना इनके पास थी, जिसके कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए। और वहां पर कालपी में अंग्रेजों को जीतने नहीं दिया, टिकने नहीं दिया, भगा दिया मार के। किसकी सहायता से, गोरिल्ला सेना की सहायता से। ठीक, इतना ही नहीं, झांसी की रानी की भी वो इसने क्या किया था, मदद किया था। जब वह झांसी से भाग के कहां गई थी, कालपी, तो वहां पर तात्या टोपे उसकी मदद की। नाना साहब को कानपुर से सेना को भगाने में, अंग्रेज को हराने में तात्या टोपे मदद किया। अर्थात तात्या टोपे राजा नहीं थे, लेकिन ये एक मंत्री के पद पर थे, समझिए एक तरह से। नाना साहब के निष्ठावान और पक्के देशभक्त थे, तो नाना साहब के साथ ये रहते थे और ये कालपी में युद्ध का देखरेख कर रहे थे। क्लियर, चलते हैं आगे। हैं क्रांति में एकता लाने के लिए क्या किया गया। देखिए, अब विद्रोह तो चल ही रहा था, और विद्रोह चल रहा था तो विद्रोह के समय जितने क्रांति थे, क्रांतिकारी, उनमें एकता लाने के लिए क्या किया गया था। क्योंकि पहले हम लोग हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे, क्योंकि भारत में किसका शासन था, मुगलों का शासन था। कुछ प्रदेश में हिंदुओं का शासक था। तब मुगल जो थे ना, वो हिंदू के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो इसलिए ये क्या करते थे, क्रांति के समय बहुत सारे जो देसी राजा थे, खास करके जो मुसलमान थे, वो लोग हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और कुछ ऐसे ऐसे पत्र लिखे लोगों, जनता के बीच में, ताकि एकता बनी रहे और हम सब मिलकर के लड़ेंगे, ऐसी भावना जागृत किए। विद्रोह के समय सभी लोग आपस में अपनी जाति भूलकर एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। उस समय सभी मुस्लिम नवाब और हिंदू राजा मिलकर काम कर रहे थे। देखिए, विद्रोह के समय मुस्लिम जो शासक थे वो भी, हिंदू राजा थे वो भी। जैसे झांसी की रानी हिंदू थी, नाना साहब हिंदू थे, ठीक है ना। लेकिन लखनऊ की नवाब कौन थी, बेगम हजरत महल, वो मुस्लिम थी। दिल्ली के नवाब कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, वो मुस्लिम थी। नहीं, तो ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रांति में साथ रहे थे, यानी हिंदू मुस्लिम साथ लड़ रहे थे। और बहादुर शाह द्वारा दरबार में आने पर सभी विद्रोहियों को एकता लाने के लिए मोहम्मद और महावीर की दुहाएं दी जाती थी। यानी बहादुर शाह जितने, क्योंकि सब कहां जाते थे, यहां से दिल्ली। दिल्ली जब गए तो बहादुर शाह दरबार में क्या करते थे, सब लोगों को कसम खिलवाते थे कि आप पहले तो ये कसम खाइए कि आप युद्ध में रहिएगा साथ की नहीं रहिएगा। नहीं तो किसकी कसम, तो मुसलमानों को मोहम्मद की कसम और हिंदुओं को महावीर की कसम खिलवाते थे कि आप इसमें रहिएगा कि नहीं रहिएगा। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे में तो हाँ करते हैं, आज जब गोली का आवाज फटाफट छूटने लगता है तो भागता है, जान लगा के नहीं भागता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को माने बाद में पीठ दिखाना नहीं है, युद्ध में भागना नहीं है, इन सब बातों को लेकर के वो क्या करते थे, लोगों से पहले कसम खिलवा लेते थे। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है सबसे वादा करवा लेते थे कि आप हमारे साथ रहिएगा कि नहीं। तो इस तरह से विद्रोह का नेतृत्व वहां पर चल रहा था और विद्रोह में एकता थी, यानी सब विद्रोही एक साथ मिल करके काम कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम। चलेगा बजे, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हम लोग युद्ध लड़ रहे थे। अब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। देखिए, जब अंग्रेज लड़ाई लड़ रही थी तो वह चाह रही थी कि लड़ाई खत्म हो जाए, जल्दी नहीं हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से हानि होती थी। ऐसा नहीं कि केवल भारतीय मर रहे थे, हिंदू थी, अंग्रेज भी मर रहे थे और भारतीय भी मर रहे थे, दोनों तरफ से गोलियां बारूद चल रही थी, नहीं चल रही थी, तो इसलिए हानि तो दोनों तरफ से थी। लेकिन अंग्रेज अपने जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए। देखिए, कुछ साक्ष्य के आधार पर पता चलता है कि विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। माने कई ऐसे प्रमाण मिले हैं वहां पर जिससे ये पता चलता है
यानी इतिहास बताता है कि अंग्रेज ने अपनी विद्रोह को जीतने के लिए उसे काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। उसने पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया था, ठीक है, मार्शल लॉ लगाया, माने इसको कहते हैं आप कर्फ्यू, क्या समझ रहे हैं, जैसे अभी के हिसाब से समझिए उसको, क्या कर्फ्यू लगा दिया था। स्पेशल सेना को आदेश दिया कि जो विद्रोही लोग हैं, विद्रोह में शामिल है, उस पर मुकदमा चलाया जाए और उसे सीधे फांसी की सजा दे दिया जाए। माने उसको ऐसा आदेश दे दिया देश में कि कोई भी व्यक्ति विद्रोह में जो शामिल है उसको क्या दे दिया जाए, मौत की घाट उतार दिया जाए, सीधा फांसी, और उस पर मुकदमा चलाई जाए। साथ ही साथ विद्रोह को दमन के लिए सेना कोलकाता से दिल्ली लगा दिया गया। माने जो आया सेना कहां से, इंग्लैंड से, पंजाब से मंगवाया गया, जहां जहां उसका सेना था उस सबको कहां बुलवा लिया, अपने मतलब उत्तर बिहार, उत्तर भारत समझिए, उत्तर भारत में, और कलकत्ता से दिल्ली तक पूरा सेना का बिछा दिया, दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। गंगा घाट में दमन कमजोर चल रहा था, माने गंगा घाट जो हम लोगों का था उसमें उसका दमन थोड़ा सा कमजोर चल रहा था, लेकिन विद्रोहियों को दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना गांव गांव जाती और गांव गांव में पता लगाती कि कौन विद्रोह कर रहा है, उसको वह खत्म कर देती, फांसी की सजा दे देता, ठीक है ना। इतना ही नहीं, उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। वहां पर क्या डाली, फूट डालो और राज करो, और उसके बाद मुकदमा को सामान्य प्रक्रिया द्वारा चलाया गया। मैंने कहने का अर्थ है कि पूरे विद्रोह को समाप्त करने के लिए वो पूरा ध्यान रखे हुए था। साथ ही साथ जानते हैं वह टेलीफोन यानी या जो उसका संचार सुविधा था, संचार सुविधा पर पूरा नजर गड़ाए हुआ था। कहीं भी विद्रोह होता तुरंत वह पता लगा जाता कि उसको कहां विद्रोह हुआ है, वहां तुरंत सेना भेज देता था। अब विद्रोह को क्या कर देता, दमन कर देता। जो विद्रोही लोग थे सीधे गोली मार दिया जाता था, ठीक है ना। चलिए, विद्रोह को दमन कर दिया गया। अब चलते हैं विद्रोह में असफल होने के कारण, यानी हम लोग क्यों असफल हुए। विद्रोह जब इतना हुआ, हम बिहार से उठे और पूरे यूपी जीतते हुए कहां पहुंच गए, दिल्ली जीत लिए, और वो भी कम दिनों, चंद दिनों में। अंग्रेज जो 100 वर्ष में अपनी गद्दी संभाल रखी थी, पूरा भारत में अपना स्थिति बनाए हुए था, उसको हम चंद घंटों में हरा दिए। नहीं, इतनी बड़ी ताकत के साथ हम लड़े, तो फिर हारे क्यों, सोचने की बात है। तो हारने के पीछे क्या कारण है, सुनिएगा। विद्रोह के असफलता के कई कारण थे, जो इस प्रकार था। नंबर 1, विद्रोह में एक उद्देश्य नहीं था, यानी हम जो लड़ रहे थे सब लोग, वो एक उद्देश्य से नहीं लड़ रहे थे। राजा अपने उद्देश्य से कि हमारी राज्य बच जाए, और जो जमींदार था वो लड़ रहा था हमारी जमींदारी बच जाए। नहीं, आज जो सेना थे वो अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए, माने हर लोग अपने अपने हर लोग अपने अपने उद्देश्य से, हर लोग अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे, जिसके कारण वो असफल हो गए। अगर एक उद्देश्य से हम लड़ते तो शायद सफल हो जाते, माने सब अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे, इसलिए हम असफल हो गए। दूसरा है सुव्यवस्थित संगठन का अभाव, यानी हम लोगों के पास एक सुव्यवस्थित संगठन नहीं था, माने हम एक उद्देश्य से नहीं लड़ रहे थे, इसलिए भी हार गए। तीसरा, विद्रोह के पास पर्याप्त साधन थी, यानी हम लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं था, लेकिन जो अंग्रेज था उसके पास सब कुछ था। अब कहिएगा हम नहीं समझे, समझिए कि हम लोगों के पास ना आधुनिक हथियारें थी, न यातायात था, न संचार था, और अंग्रेज के पास सब था, आधुनिक हथियार, यातायात के साधन, जीप, टेलीफोन उसके पास था। मान लीजिए कि जैसे बिहार में विद्रोह हुआ, जैसे गंगसारा में, तो पटना में जो उसका जनरल बैठा हुआ था उसको तुरंत यहाँ से खबर मिल जाता कि गंगसारा गांव में विद्रोह हो गया है, वो तुरंत वहां से सेना भेज देता जीप से, यहाँ आकर के विद्रोहियों को दबा देता, विद्रोह खत्म, 10-20 को पकड़ लिया, 10-20 को गोली मार दिया, चला गया। उसके पास सब कुछ सुविधा थी, और हम लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण वह सफल हुआ, हम लोग असफल हुए। इतना ही नहीं, विद्रोहियों के पास जो विद्रोही थे उसके पास नेतृत्व करने वाले लोग कम थे, ठीक है। पूरे देश में नेतृत्व चल रहा था युद्ध, लेकिन मात्र कुछ ही लोग कुशल थे, जैसे वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, नाना साहब भी उतना कुशल नहीं थे, बहादुर शाह द्वितीय, ये 2-4 लोग कुशल थे, लेकिन अंग्रेजों के जितने जनरल थे बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही कुशल थे, कैसे युद्ध जीता जाए इसकी पूर्णतः उसकी जानकारी थी, ठीक है, इसलिए वह कुशलता के कारण वह जीत गया। साथ ही साथ भारत में भारतीय गद्दार निकल गए, माने कुछ लोग तो हमारी सहायता कर रहे थे, और कुछ भारतीय राजा जो थे वो गद्दार निकल गया, वो अंग्रेज का ही साथ देना शुरू कर दिया। जैसे जम्मू कश्मीर का राजा, पंजाब का राजा उस समय जो था वो किसको साथ दिया, अंग्रेज को साथ दिया।
अब अंग्रेज का साथ दिया तो हम जीतेंगे? हमारी जो भी सूचना होती थी, हम में से ही लोग निकल के जाकर के उसको कह देता था अंग्रेज को। इसके कारण भी हम असफल हो गए। ठीक है, तो असफल होने के ये सब कुछ रीजन थे। हम लोगों का ही आदमी क्या कर दिया? गद्दारी कर दिया। और सबसे मेन कारण क्या था? देखिए, अंग्रेज बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वो क्या किया, देखा विद्रोह जब फैलता जा रहा था तो कहा कि अभी राजा का युद्ध चल रहा है, जमींदार को और शिक्षित लोगों को अपनी तरफ कर लिया। जमींदार और शिक्षित लोगों को अपने तरफ कर लिया। ठीक है, और जैसे अपनी तरफ कर लिया तो वो उसके तरफ हो गया, तो युद्ध थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। यानी जमींदार को वो कहा कि तू लोग अगर हमको साथ दोगे ना तो तुम्हारी जमींदारी हम नहीं छीनेंगे, तुमको वापस कर देंगे। अब उसको लोभ हो गया, नहीं हो गया, वो क्यों लड़ेगा, क्या जरूरत है? अब आराम से राजा को हराना शुरू कर दिया। क्लियर? और सबसे मेन कारण क्या था सो देखिए, हम लोग लड़ रहे थे, पूरे देश के जितने राजा थे, जितने लोग थे, सब विचार किए थे कि हम इस बार कितनी तारीख को लड़ेंगे? 31 मई को हम लोग लड़ाई शुरू करेंगे और एक साथ ही लड़ेंगे। समझ रहे बात को? कितनी तारीख को? 31 मई को। ये पूरे देश के जितने लोग थे ना, विद्रोही देसी राजा, सब विचार कर रखा था पहले, युद्ध से पहले सब विचार कर रखा था कि हम लोग कितनी तारीख को लड़ेंगे? एक बार अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन फैलाएंगे। आज जितने देसी राजा थे उस समय, सब विचार कर रखा था। लेकिन मामला फंस गया रास्ते में ही कि 10 मई को हम लोग क्या कर दिए? आंदोलन शुरू कर दिए। मंगल पांडे के कारण, मंगल पांडे 10 मई को क्या कर दिया? गोली मार दिया। और वहीं से सेना ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब हम लोग कर रहे थे, सोच रहे थे कितना तारीख को करेंगे? 31 मई को। आई बीचे में झगड़ा शुरू हो गया, तो हम लोगों का जो प्लानिंग था अटैक करने का, एक बार वो एक अटैक करने का मामला क्या हो गया? बंद हो गया। अब इसमें हानि क्या हुआ सो देखिए, हमारे पास कोई संचार का साधन नहीं था। अब हम मान ली बिहार में युद्ध शुरू हुआ आज, तो 5 दिन बाद यूपी वालों को पता लगा, कोई आदमी गया कहने के लिए बिहार में तो आंदोलन शुरू है। क्या समझे? तब तक कि क्या किया अंग्रेजवा? यूपी से सेना को मंगवा लिया, दिल्ली से सेना को मंगवा करके बिहार के लोगों को शांत कर दिया। अब 5-7 दिन बाद जब यूपी के लोगों को मालूम हुआ कि बिहार में आंदोलन है, तो वो जब आंदोलन शुरू किया तो तब तक इधर वाला आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। तो यहाँ वाला सेना को उठा के ले गया यूपी वाले को तब तक क्या कर दिया? अब 15 दिन बाद दिल्ली में पता चला कि युद्ध शुरू है, तब तक इधर वाला विद्रोही सबको पकड़ के कहा? जेल में। इधर का विद्रोह खत्म। इस सब सेना को फिर कहां भेज दिया? जाओ दिल्ली में देखो, वहां युद्ध हो रहा है। समझ रहे ना? युद्ध करना था सबको। कितने तारीख को? 31 मई को। लेकिन युद्ध शुरू हो गया 10 मई को। मामला मेन फंस गया यहाँ पर। इसी कारण हम हार गए, युद्ध पहले हो गया, यानी योजना से पहले। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, कहा रूस में जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति या नवंबर क्रांति, उसमें क्या हुआ था? लेनिन ने रातों रात एकाएक पूरा हमला कर दिया, किस पर? सरकारी खजाने पर। और नवंबर में पूरे क्या कर दिया था? जितने सरकारी चीज थे सब पर अधिकार एक रात में कर लिया और राजा को पकड़ के फांसी दे दिया। कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस विचार करके पूरा देश में एक बार हमला। हम लोग भी विचार कर रखे थे, लेकिन मामला फंस गया कहाँ? यही वाला। तो हारने का मेन रीजन ये सब था। तो कौन कौन रीजन? तो पहला, युद्ध समय से पहले शुरू हो गया। हम लोगों के पास ना आधुनिक हथियारें थी, ना टेलीफोन था, ना गाड़ी थी, कोई सुविधा हमारे पास नहीं था। हमारे जो विद्रोही नेता थे वो भी कुशल नहीं थे, नेतृत्व करने वाले कुछ ही लोग थे, छिटपुट घटना हुई नहीं। ये सब कारण थे हारने का। चलते हैं अब विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। अंग्रेज से हमने 5 मिनट। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? विद्रोह जब हुआ तो इसके क्या परिणाम निकले? लेकिन देखिए, अंग्रेज को लग गया कि भाई 100 वर्षों में हमने अपनी जितनी ताकत नहीं जमा रखी थी, उसको ये सब तो एक के दिन में उखाड़ के फेंक दिया, खुट्टा ना रहे। उसको क्या लगा? अंग्रेज को ये लग गया कि हम 100 वर्षों में जितना खुट्टा धसाए थे, ये भारतीय एक के दिन में घींच के उखाड़ दिया। बड़ा ताकतवर सब है। ये सब समझ गया कि हमारा अमेरिका की तरह भारत भी हमारे यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए उसने सुधार करना शुरू किया, कुछ नियम कानून ऐसे पारित किया, लेकिन साथ साथ कुछ अपना तो ध्यान रखवे किया। देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया? देखिए, विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं करेगी। अब कौन काम करेगी?
तो वहां पर सीधा अंग्रेजी सरकार काम करेगी, यानी इंग्लैंड की सरकार से ही शासन चलता था, ठीक है ना। जो अब गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, अब वायसराय कहलाएगा वो, ठीक है। माने यहाँ का राजा इंग्लैंड के सरकार द्वारा नियंत्रित होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए दो संस्था बनाई गई थी, याद रखिएगा, जिनका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। ये दो वहां संस्था बनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या करेगी, नियंत्रण करेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई गलती काम ना करे, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने दो वहां पर संस्था बना रखी थी कि कंपनी पर नियंत्रण रखे, क्योंकि कंपनी के कारण झगड़ा हुआ था, समझ रहे ना। तो इसलिए अंग्रेजी सरकार सोच रही थी कि भारत में फिर इस तरह का युद्ध न हो, तो कंपनी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। तो कंपनी पर नियंत्रण के लिए दो संस्था। तीसरा, क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम बनाया गया। उससे पहले भारत शासन अधिनियम नहीं था, अब भारत शासन अधिनियम बनाया गया। और भारत में गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। साथ ही लॉर्ड कैनिंग भारत के, याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल था। पूछेगा आपसे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। इसके बाद अब वो गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वायसराय कहलाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीति जो थी वो त्याग दिया। वो लगातार जो हड़प नीति, विलय नीति, सहायक संधि, कौन कौन सी नीति जो अपना लिया था, इस सब धीरे धीरे उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। कहा कि अगर आप विस्तार करोगे तब भारत से भागना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने विलय की नीति सबको त्याग दिया, हड़प की नीति सबको क्या कर दिया, मैंने विस्तार की नीति को त्याग दिया। साथ ही साथ भारतीय सेना की संख्या को कम कर दिया, क्योंकि युद्ध में ना, युद्ध में क्या हुआ था, सब सेना भारत वाला अपने देश के चला गया और चला गया, नहीं, देश प्रेम की भावना भारतीय सेना में क्या हो गई, जाग गई। अंग्रेज को समझ में आ गया कि ये बिसहा सांप है, इसको खिलाओगे कितना भी, अंतिम में किधरे भागेगा, अपने देश की तरफ भागेगा, नहीं भागेगा। इसीलिए वो भारतीय सेना की संख्या को कम कर दिया, अंग्रेजी सेना की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया, समझ रहे ना। चलिए आगे हैं। क्रांति के बाद रॉयल आयोग का गठन किया गया, जिसके बाद अलग अलग जाति के लिए अलग अलग बनाया गया रेजिमेंट। जैसे ब्राह्मण के लिए अलग रेजिमेंट, न्यूनतम जाति का जो होगा उसके लिए अलग रेजिमेंट, जैसे मुस्लिम होगा तो उसके लिए अलग रेजिमेंट। रेजिमेंट समझते हैं ना, पुलिस का एक सेना का समूह, पुलिस के सेना का समूह। जैसे हम लोग मान लीजिए रहते हैं तो 100-200 सैनिक हमारे पास है, तो वो एगो रेजिमेंट में होता है, ठीक है, उसको रेजिमेंट कहते हैं। और वो का एक मालिक होता है, वो जो कहेगा पूरा रेजिमेंट वही करेगा, ठीक है। फिर उसके आगे का जो अलग होगा, लेकिन तो ऐसे अंग्रेज ने क्या किया, सब अलग अलग जाति का अलग अलग रेजिमेंट बना दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, सो देखिए, इस सब को भड़काने के लिए, जाति जाति के नाम पर लड़ाने के लिए अंग्रेजवाद दिमाग लगा दिया कि फूट डालो राज करो। यानी कि अब क्या करेंगे, ब्राह्मण को ज्यादा सुविधा देंगे, मुस्लिम को कम देंगे, मुस्लिम दोनों, ब्राह्मण क्या होगा, लड़ना शुरू करेगा, अपने जाति में लड़ेगा, नहीं ना। यानी अंग्रेज यहां पर क्या नेम लगा दिया, फूट डालो राज करो, ठीक है। इस तरह से इसके कई परिणाम निकले, क्लियर। लेकिन हाँ इतना समझिएगा कि युद्ध के बाद भारत के शासन में सुधार हुआ, जमींदारों को राहत मिली, किसान को राहत मिला, राजा जो देसी राजा थे जिसकी राजधानी मतलब हड़प ली गई थी, फिर से उसको वापस राज्य दे दिया गया। माने अंग्रेज फिर से वापस कर दिया उसको, समझ रहा ना। वो समझ रहा था कि अगर नहीं वापस करेंगे तो ये सब बचलक्का सब जो है फिर से लड़ाई छेड़ देगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए फिर जो जीतल राज्य था उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन शर्त के साथ, ऐसा नहीं कि सीधे वापस कर दिया, राजा तुम ही रखना, राजा तुम ही रहना, व्यापार हमारा ही होगा, कर हम ही वसूलेंगे, समझ रहे बात को। माने राजा को भी खुश रखा गया कि तुम भी खुश रहो, जमींदार को भी खुश रखा गया। ऐसा नहीं कि जमींदारी उसको दे दिया गया, जमींदारी तुम ही रखो लेकिन कर वसूल देना है, हाँ वही में तनी करा से कर वसूला जाता था, तनी उसको ढील कर दिया गया, चलो जितना देना है उतने देना, नहीं अगर लेटो हो जाता था कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में दे देना, मैंने राहत, क्लियर। तो ये थे उसके कुछ परिणाम। चलते हैं हम लोग, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो हम लोग कल देखेंगे शेष भाग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या कीजिएगा, थोड़ा पसीना भी चल रहा है। क्या हुआ?